मार्केट का मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो था आपका जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया जाता है थ्रू द सेबी। सेबी के थ्रू वर्क किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू वर्क किया जाता है। तो जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पैसे को स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट होता है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है, सेबी वर्क करती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, जिससे उनके साथ कुछ भी इलीगल ना हो, वो किसी तरीके की इलीगल वर्क में ना घुसे और उनका पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस। इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर देयर, ओके। फर्स्ट वन इज जनरल पब्लिक, affiliations to the companies, joint stock companies, NRIs, and mutual funds and development banks, that is ICICI, SFCs, and NIDCs. Investments institutions are there, LIC, GIC, NDFCs and FILs, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया जाता है, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, ओके। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए वर्क करने के लिए डिफरेंट बेसिस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअल ग्रेवियंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के कुछ यूजुअल ग्रेवियंसेस होते हैं, और ग्रेवियंसेस का मीन्स होता है शिकायतें, ठीक है, ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द कंपनी। ये कल मैंने आपको कंप्लीट भी करवाया था कि जो ग्रेवियंसेस होते हैं, ग्रेवियंसेस का मीन्स होता है कि कंपनीज जो होती हैं उनके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टर्स जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि द कंपनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड कंपनी इज नॉट फेथफुल, ठीक है। तो कुछ ग्रेवियंसेस होते हैं, कुछ शिकायतें होती हैं जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। फर्स्ट ग्रेवियंसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रेवियंसेस इज डिले इन द रजिस्टरिंग ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर कंपनीज क्या करती हैं, कुछ भी डिले करती हैं, मतलब डिफरेंट डिलेज होती हैं इन रजिस्टरिंग ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग, ठीक है। नॉन पेमेंट और डिले इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, नॉन पेमेंट होता है और कोई भी डिले होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड को टाइम पे पेमेंट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को, या फिर डिबेंचर होल्डर्स को इन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है, तो उस केस में भी कंपनी के अगेंस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? ग्रेवियंसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रीपेमेंट और डिलेड रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। नॉन पेमेंट और डिलेड रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक जो भी डिपॉजिट करती है, ठीक है, और जो भी नॉन पेमेंट जो प्रोसेस होती है और डिले होता है, अगर पेमेंट नहीं प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाती है कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं कर पाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स भी रिडीम होते हैं और डिबेंचर्स भी रिडीम होते हैं। तो रिडीम के केसेस में क्या होता है, कंपनी पेमेंट करती है अपने शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स को आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years। तो इस केसेस में क्या होता है कि नॉन पेमेंट जब होता है, रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स जब होते हैं, तो उसमें भी ग्रेवियंसेस कर सकती हैं कंपनीज, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस को फॉलो कर सकते हैं जब कंपनीज क्या करती हैं, रीपेमेंट नहीं करती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। यस बेटा, एनी नो डाउट? मैम, इज नो इट डाउट मैम। क्लियर? अब मैं आप यस सभी मैम। से पूछूंगी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, म्यूट कर लेते हैं और बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं क्वेश्चन को। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना आप लोगों को? यस मैम। ऐसा ही है ना कुछ? ऐसा ही कुछ है ना? आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आता है नॉन रिसिप्ट
of right issued offered means non-receipt of right issue offer. ठीक है, the letter of offer of right share should be sent to all eligible shareholder by the registered post, and this fact should be advertised in at least two all Indian newspaper. ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन रिसिप्ट ऑफ राइट इशू ऑफर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी नॉन रिसिप्ट करती है जो भी इशूड शेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है, उसने 10 शेयर का पेमेंट किया है और 10 ही शेयर उसे इशू करने थे, लेकिन जो कंपनीज हैं वो फॉर एग्जाम्पल क्या करती हैं, राइट इशू नहीं करती हैं अपने शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर को, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं या फिर कंपनी के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. मींस नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, जो भी शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, जब वो नॉन डुप्लीकेट होते हैं, नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट इशू कर दिया, ठीक है, डुप्लीकेट इशू कर दिया अगर शेयर सर्टिफिकेट, तो उस केसेस में भी क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस कर सकते हैं कि इस कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डुप्लीकेट इशू किया है. ठीक है, तो इस केसेस में भी कंपनीज के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट शिकायत हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर. फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है, द ओनर ऑफ द शेयर होल्डर, जो ओनर होता है शेयर होल्डर का, passes to his legal hearing. मीन्स जो भी शेयर होल्डर ओनर होता है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इन केस उसकी डेथ होने पर उसका जो लीगल नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं कि उसके नॉमिनी को शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएं. ठीक है, तो इस केसेस में अगर कंपनीज क्या करती हैं, उसका जो नॉमिनी होता है उसको शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाती हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में जो कंपनीज होती हैं उसके अगेंस्ट ग्रेवियंसेस हो सकते हैं. जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे write some of the information, some of the legal norms to against the companies and grievances against the companies. ठीक है, जब भी कंपनी के अगेंस्ट ट्रांसमिशन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनी होता है ऑटोमेटिकली एक शेयर होल्डर की डेथ होने के बाद में जो नॉमिनी होता है उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो शेयर्स. ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है कि उसके नॉमिनी तक जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं करती है, तो इस केस में क्या हो सकता है, इन्वेस्टर्स कंप्लेन कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट. नेक्स्ट, दैट वन इज द सेवेंथ पॉइंट, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग. कंपनीज जो होती हैं वो शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम मीटिंग नोटिस प्रोवाइड करती है, जिससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकें, मीटिंग को अटेंड कर सकें. अगर शेयर होल्डर्स को टाइम पर मीटिंग्स का नोटिस नहीं प्रोवाइड होता है और नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेवियंसेस जो होते हैं वो कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगेंस्ट द कंपनी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट टेल मी. नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग मींस जब कंपनीज को प्रॉपर टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स को मीटिंग का नोटिस सेंड करना पड़ता है, सेंड करना होता है. दिस इज द मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी टू सेंड द मीटिंग नोटिस टू देयर शेयर होल्डर्स. If they don't send the meeting notice to their shareholders in that conditions, the grievances is to be followed against the company by the shareholders. Is it clear बेटा? यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताइए. Yes, yes students, just tell me the answer. Hello, क्लियर है मैम ये वाला? क्लियर है नो ना? मैम, क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है मैम. ओके,
नेक्स्ट वन इज द ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स। देखिए स्टॉक ब्रोकर्स भी वर्क करते हैं एक शेयर मार्केट में, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स का मीन्स होता है जो अंडर राइटर्स होते हैं, दे आर वर्किंग इन अ स्टॉक मार्केट, वो भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करते हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। तो उनके खिलाफ भी, उनके अगेंस्ट भी कुछ ग्रेवियंसेस हो सकते हैं इफ दे आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। Okay, in that conditions the investors they put some grievances against the stock brokers. Okay, first grievances against the stock broker is delay or default in the payment for the securities sold. ठीक है, if क्या होता है, फर्स्ट जो पॉइंट है, डिले और डिफॉल्ट इन द पेमेंट फॉर द सिक्योरिटीज सोल्ड। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने कोई भी सिक्योरिटीज को सेल कर दिया है, ठीक है, मार्केट में, जैसे कोई शेयर सेल कर दिए, कोई बॉन्ड शेयर सेल कर दिए, या डिबेंचर्स को सेल आउट कर दिया मार्केट में। मार्केट में सेल करने के बाद में उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो क्विकली पेमेंट करें, ठीक है, कंपनी को क्विकली पेमेंट करें, और जो शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर हैं, उन्हें क्विकली पेमेंट करें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इफ दे आर डिले इन द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज सोल्ड, इन दैट कंडीशन, अगर वो डिले होते हैं इस कंडीशन में कि वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, उनके अगेंस्ट ग्रेवियंसेस हो सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं, कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्होंने सिक्योरिटीज को तो सेल कर दिया है, मींस शेयर्स और डिबेंचर्स को तो मार्केट में सेल कर दिया है, बट उन्होंने डिले कर दिया पेमेंट करने में। ओके, इज इट क्लियर बेटा? यहाँ पे कोई भी डाउट है आपको? यस, स्टॉक ब्रोकर्स डिले करते हैं, सिक्योरिटीज उन्होंने सेल कर दी हैं मार्केट में, और अगर वो कोई भी डिले करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेवियंसेस हो सकते हैं अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट। ओके, इज इट क्लियर? यस बेटा, एनी यस मैम। डाउट? नेक्स्ट वन मैम इज, इसको एक बार और बता दो मैम। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, आप एक स्टॉक ब्रोकर, वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून। कासिफ, मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। मैम मैं ये चीज कह रहा था मैम, मेरा ना टेस्ट नहीं हो पाया था। अभी मैं बाद में बात करती हूँ कासिफ, अभी आप दे दो टेस्ट, मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की क्लास चल रही है थर्ड सेमेस्टर की। यस यस अनुपम, आपको क्लियर नहीं है? नहीं मैम, ये क्लियर नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं। स्टॉक ब्रोकर का मीन्स पता है क्या होता है? एक एजेंट की तरह वर्क करना आपका। मैं एक कंपनी हूँ XYZ लिमिटेड कंपनी, और आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर का मीन्स क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक तरीके से ब्रोकेज में, मीन्स अंडर राइटर और एजेंट की तरह वर्क करते हैं। आप मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करवाते हैं, जितने भी शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको सेल कराते हैं। उसके लिए मैं आपको 2% कमीशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, 2% कमीशन मैं आपको देती हूँ। समझ में आया? 2% कमीशन देती हूँ और आपको बोलती हूँ आप मेरे जितने भी सिक्योरिटीज है उन्हें सेल करवाइए। अब आपने क्या किया, मेरी सिक्योरिटीज को सेल तो कर दिया, ठीक है, जितने भी मेरे शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, उन्हें मैंने सेल, आपने सेल तो कर दिया मार्केट के अंदर, बट आपने मुझे क्या किया, टाइम पे पेमेंट नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। टाइम पे पेमेंट नहीं किया, डिले कर दिया उसके पेमेंट में, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो सकता है, इन केसेस में आप मेरे अगेंस्ट ग्रेवियंसेस कर सकते हैं। ग्रेवियंसेस का मीनिंग होता है कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिले और डिफॉल्ट इन डिलीवरी ऑफ परचेज सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट। मींस डिले और डिफॉल्ट इन द डिलीवरी ऑफ
परचेज सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट, मींस कोई भी डिले होता है और कोई भी डिफॉल्ट होता है डिलीवरी में ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट, ठीक है। कोई भी डिलीवरी में या फिर परचेज करते समय सिक्योरिटीज में कोई भी डिले होता है या फिर डिफॉल्ट होता है, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, तो उस केसेस में क्या कर सकता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रेवियंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर। इज इट क्लियर? यस। स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, जो अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स अगर कोई भी डिले करते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी किसे बोला जाता है, जैसे जो सिक्योरिटीज होती हैं, क्लाइंट जिन सिक्योरिटीज को, जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिन सिक्योरिटीज को वो परचेज करते हैं, अगर परचेज करने में कोई भी परचेज करने के बाद में कोई भी डिले होता है, उन तक गुड्स नहीं पहुंच पाती हैं, गुड्स इन द सेंस आपकी जो सिक्योरिटीज होती हैं जो आप लोगों ने परचेज की हैं, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती हैं, उसमें कोई भी डिले होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन इशू ऑफ कॉन्टेक्ट नोट। देखिए जो ब्रोकर्स होते हैं वो एक इशू करते हैं कॉन्टेक्ट नोट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर्स हैव टू इशू ए कॉन्टेक्ट नोट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू ऑल देयर क्लाइंट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस, बट दे अवॉइड डूइंग सो टू अर्न डिफरेंट स्क्रिप्ट प्रॉफिट। मीन्स नॉन इश्यू ऑफ द कॉन्टेक्ट नोट, अगर जो ब्रोकर्स होते हैं, इफ द ब्रोकर्स दे डोंट इशू द कॉन्टेक्ट नोट टू द इन्वेस्टर्स, तो उस कंडीशंस में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स। ओके, ग्रेवियंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स ऑन दैट कंडीशन व्हेन not issue of the contact note, when they are not issuing the contact note. Is it clear? यस मैम। नॉन इश्यू ऑफ कॉन्टेक्ट नोट का मीन्स क्या होता है, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो एक कॉन्टेक्ट नोट इशू करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अगर वो टाइम पर नहीं कॉन्टेक्ट नोट इशू कर पाते अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो इस कंडीशन में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रेवियंसेस कर सकते हैं। ग्रेवियंसेस का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शिकायतें कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, no doubt. Next one is charging excessive brokerage, means जो ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स जो होते हैं, वो एक्सेस ब्रोकेज अगर चार्ज करते हैं अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रेवियंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। अगर जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, एक्सेस ब्रोकेज चार्ज करते हैं, उनका कुछ कमीशन तो फिक्स होता ही होता है, लेकिन वो अदर कंडीशन में अपने क्लाइंट से, अपने क्लाइंट्स मींस होता है अपने इन्वेस्टर से एक्सेसिव चार्ज करते हैं, ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। यस। मैम कॉन्टैक्ट नोट में क्या क्या होता है मैम? कॉन्टेक्ट नोट में क्या क्या होता है, कॉन्टेक्ट नोट एक नोट होता है जिसमें ब्रोकर्स हैव टू इशू ए कॉन्टेक्ट नोट। जो ब्रोकर होते हैं वो कॉन्टेक्ट नोट को इशू करते हैं इन द फॉर्म टू ऑल देयर क्लाइंट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस, बट दे आर अवॉइड डूइंग सो मच अर्न प्रॉफिट। देखिए एक कॉन्टेक्ट नोट इशू करते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स ने जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स किन्हें बोला जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है।
इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए कॉन्टेक्ट नोट इशू करते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारा कॉन्टेक्ट नोट है, इतना कमीशन है हमारा, इतने में शेयर्स आपको इशू कर रहा हूं और इतने शेयर्स 24 आवर्स के अंदर आपके पास ये कॉन्टेक्ट नोट आ जाएगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, उसमें ये चीजें मेंशन होती हैं कि कितना इन्वेस्टर्स मुझे ब्रोकरेज देंगे, कितनी मैं उनको शेयर्स दूंगी या डिबेंचर्स दूंगा या सिक्योरिटीज को इशू कर रहा हूं। ठीक है, और ये पूरी तरह से वैलिड है, ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी के इतने शेयर्स आप इशू करेंगे तो इतने अमाउंट पे है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट नोट होता है, उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता है कि आप जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने अपने नीचे कुछ ब्रोकेज अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया है कि आपको मेरी कंपनी के शेयर्स जो है मार्केट में जाकर के सेल करने हैं। ठीक है, तो मैं एक तो ब्रोकेज किससे लूंगी, एक तो मेरा कमीशन किससे लूंगी, मैं कंपनी से कमीशन लूंगी। दूसरा मैं किससे कमीशन लूंगी, मैं कमीशन लूंगी जो मेरे क्लाइंट होंगे, क्लाइंट इन द सेंस जो मेरे इन्वेस्टर्स होंगे, जो एक्चुअल में शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। अब मैं एक सब ब्रोकर हूँ, मींस अंडर राइटर हूँ, और मैं एक कॉन्टेक्ट नोट इशू करूंगी। किसको इशू करूंगी, जो इन्वेस्टर होंगे। ठीक है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदना चाहेंगे, ठीक है, मुझसे। मैं कौन हूँ, अंडर राइटर हूँ या फिर ब्रोकरेज हूँ। ठीक है, तो अब उस कॉन्टेक्ट नोट में मैं सारी चीजें मेंशन करूंगी कि आप कौन सी कंपनी के कितने शेयर परचेज करना चाहते हैं, कितना मेरा कमीशन है, कितना मैं आपसे ब्रोकरेज चार्ज करूंगी, ठीक है, कितने का पर शेयर है, एक्चुअल में ये वैलिड है कि नहीं है। सारी चीजों को मैं कॉन्टेक्ट नोट पे लिखूंगी कि मेरा और आपका कोई कॉन्टेक्ट हुआ है, और किस चीज पे कॉन्टेक्ट हुआ है कि मैं आपको शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स, जो भी कंपनी की सिक्योरिटीज है, उन्हें इशू करूंगी। और मैं इलीगल तरीके से वर्क नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हूं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट नोट में लिखा होता है कि आई एम रजिस्टर्ड इन अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, मैं लीगल तरीके से स्टॉक ब्रोकरेज में वर्क कर रही हूँ। ठीक है, या कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा हूँ, एज ए ब्रोकर वर्क कर रहा हूँ, एज ए एजेंट अंडर राइटर वर्क कर रहा हूँ। तो मेरी सारी डिटेल जो होती है उस कॉन्टेक्ट नोट में होती है कि मेरा आपसे जो कॉन्टेक्ट हो रहा है वो लीगल बेसिस पे हो रहा है, इट इज नॉट इलीगल ऑन एन इलीगल बेसिस। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका नॉन पासिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, उसके बाद ओवर चार्जिंग। जो ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, अगर वो ओवर चार्जिंग करते हैं अपने क्लाइंट से, अपने इन्वेस्टर से, तो उस केसेस में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन दैट केस इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, ग्रेवियंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द underwriters, against the brokers. Next one is non-passing of corporate benefits. A broker is duly bound to pass all the corporate benefits like right share, bonus share, dividend, etc. ठीक है, तो जो फॉर एग्जाम्पल मुझे तो नहीं पता कि कौन सी मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कंपनी के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी गुडविल अच्छी है, उसके शेयर्स की वैल्यू ये है। लेकिन अगर मैं किसी भी अंडर राइटर से या ब्रोकर से कुछ भी सिक्योरिटीज को, कोई भी सिक्योरिटीज को परचेज करती हूँ, तो मैं डायरेक्टली किससे डील करूंगी, मैं ब्रोकर से ही तो डील करूंगी, कंपनी से जाके तो डील नहीं करूंगी। बताइए, यस और नो, बताइए मुझे इस चीज। मैं ब्रोकर से करोगे? मैं ब्रोकर से, Yes, मैं ma'am, अंडर आप राइटर broker से से ही डीलिंग करोगे। करूंगी कि आप मुझे कंपनी का कितना डिविडेंड मिल रहा है, आप मुझे टाइम टू टाइम डिविडेंड दोगे, दिस इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी हेडेक है, आप मुझे दोगे। मैंने कंपनी से डीलिंग नहीं करी है, मैंने तो ब्रोकर से डीलिंग करी है। अब ब्रोकर्स मुझे कौन कौन से बेनिफिट देगा, इंटरेस्ट भी वही दिलवाएगा, बोनस शेयर्स भी वही दिलवाएगा, डिविडेंड भी वही दिलवाएगा। अगर वो नहीं देता है आपको प्रॉपर डिविडेंड, अगर आपको बोनस शेयर नहीं देता है, राइट शेयर्स नहीं देता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ग्रेवियंसेस कर सकते हैं कि जो ब्रोकर है वो हमें ना तो
राइट इशू कर रहा है, ना हमें बोनस शेयर दे रहा है, ना हमें डिविडेंड दे रहा है। इज इट क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? यस। नेक्स्ट आता है ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग का मीनिंग भी पता ही है आपको। ओवर चार्जिंग मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा जब चार्ज करना होता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ओवर चार्जिंग। ओके बेटा, ओवर चार्जिंग मीन्स होता है जब इन्वेस्टर्स से बहुत ज्यादा चार्ज करता है ब्रोकर, ओके, उसे बोला जाता है ओवर चार्जिंग। नेक्स्ट है ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट कुछ ग्रेवियंसेस हो सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रिड्रेसल मैथड, कुछ मैथड्स हैं। एंड इन्वेस्टर्स कैन सीक रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रेवियंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग एजेंसीज। First one is grievances sell in the stock exchange, SEBI, company law board. Next आता है consumer deposit redressal forms and court and press, ठीक है। Role of stock exchange in a investors protection, जो stock exchange है वो कैसे वर्क कर रही है, कौन कौन से रोल को प्ले कर रही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, ओके, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें। तो सेबी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? बहुत बार बता चुकी हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में जो सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, आंसर इज करेक्ट। और उसके क्या रोल होते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के? मैम सिक्योरिटी एक्सचेंज मैम इंडिया में मैम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनका मैम पैसा ना आंसर इज डूबे। करेक्ट। अनुपम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है वो क्या करता है? इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लीगली वर्क करें स्टॉक मार्केट में, और कंपनीज की जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें परचेज करें विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके, कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज जो सेबी वर्क कर रही है, ठीक है। तो सेबी डिफरेंट वे से वर्क करती है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन फंड आता है, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड हेलो हेलो हेलो, यस बेटा, यस मैम। ठीक है। कुछ अर्जेंट वर्क था तो 2 मिनट्स के लिए मैंने आपकी क्लास को थोड़ा सा म्यूट कर दिया था, ठीक है।
जो कस्टमर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए फंड प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर्स प्रोवाइड करना एंड सेबी रोल्स इन द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, सेबी रोल इन द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में देखिए कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सेबी वाज सेट अप इन द अप्रैल 1988 to the act as an independent government agencies to protect the investors of the interest of the investors in the securities, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज टू बी रूल्ड एज ए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस बाय द सेबी। जो भी अप्रूवल होता है प्रोस्पेक्टस का वो सेबी के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं जब वो प्रोस्पेक्टस बनाती हैं उस टाइम पे क्या होता है, अप्रूवल लिया जाता है सेबी से। ठीक है, तो सेबी क्या करती है, जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें अप्रूवल प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अप्रूवल किस चीज का प्रोवाइड करती है, प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू इशू इन द डिपॉजिटरी फॉर्म। न्यू इशू इन द डिपॉजिटरी फॉर्म मींस जो भी न्यू इशू होते हैं डिपॉजिटरी फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया न्यू इशू इन डिपॉजिटरी फॉर्म्स, ऑल प्राइमरी इश्यूज जितने भी होते हैं थ्रू द डिपॉजिटरी मोड्स, that means that only those person who are having depository accounts। ठीक है, डिपॉजिटरी फॉर्म्स मींस होता है एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। ठीक है, आप सभी को पता है जब भी आप सिक्योरिटीज को मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना जरूरी होता है, वो कंपलसरी होता है। अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप किसी भी कंपनी की शेयर्स और डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर सकते। ये तो सभी को पता है कि नहीं पता, बताइए। यस मैम, पता है। पता है।
Now it's audible. Just tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इज इट क्लियर? आपको क्लियरिटी है कि नहीं है बताइए। इन्वेस्टर्स जो प्रोटेक्शन एक्ट बताए गए हैं। Yes, ma'am. Clear है. ओके, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? जो भी मैंने आपको करवाया है वो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में आपका जो टॉपिक है ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हाउ द इन्वेस्टर इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड, डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिसमें आपका जनरल पब्लिक है, affiliated to the companies, joint stock companies are there. Next है आपका mutual funds, development banks are there. They are working properly to protect the investors protection act. Different usual grievances of the investors, grievances against the company. Different grievances against the company है। First जो grievances है, delay in registering transfer of the securities. Next one is non-payment or delay in the payment of dividend. थर्ड जो पॉइंट है वो है नॉन पेमेंट और डिले पेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिए हैं सारे टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर्स। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ ग्रेवियंसेस हैं। फर्स्ट जो ग्रेवियंसेस है, डिले और डिफॉल्ट इन द पेमेंट फॉर द सिक्योरिटीज सोल्ड। नेक्स्ट है डिले और डिफॉल्ट इन द डिलीवरी ऑफ परचेज सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है आपका नॉन इशू ऑफ द कॉन्टेक्ट नोट, जब कॉन्टेक्ट नोट इशू नहीं करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। नेक्स्ट आता है चार्जिंग एक्सेसिव ब्रोकेज, एक्सेसिव ब्रोकेज जो चार्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके जो कि ग्रेवियंसेस के हैं, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट कुछ ग्रेवियंसेस हैं। Non-passing of corporate benefits, overcharging of the brokerage. This is also the grievances of the underwriters or sub-brokers. Next, grievances against the depository participants, जो depository